चलिए, तमाम कवरेज लगातार जारी है। बड़ी खबर के साथ ही हम आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में 7वें चरण का रण इस वक्त चल रहा। 40 सीटें हैं, 7 जिले हैं जहां पर इस वक्त मतदान हो रही, वोटिंग हो रही है। साथ ही 1 बजे तक 41% मतदान अभी तक दर्ज हुआ। मतदान को लेकर अब वोटरों में उत्साह बढ़ता दिख रहा है। मतदान केंद्रों के बाहर लंबी कतारें लगी। आपको बता दें कि हालांकि शुरुआती दौर में कुछ जगहों पर जहां अच्छा रुझान था, तमाम अन्य जगह ऐसी भी थी जहां पर रुझान में कुछ कमी दिखाई दी थी। लेकिन ये पूर्वांचल का मतदाता है, थोड़ा सा ठहर कर ही मत करने जाता है, ये मिजाज है पूर्वांचल के मतदाता का। और फिलहाल अब 1 बजे तक का जो आंकड़ा निकल कर आया वो 41% का है और उम्मीद है कि आंकड़े में तेजी से इजाफा होगा, क्योंकि अब कतार इस वक्त ज्यादा लंबी है तमाम मतदान केंद्रों पर। तो कुल मिलाकर फिलहाल अभी का नजारा है कि 41% मतदान 1 बजे तक के आंकड़े के मुताबिक अभी फिलहाल 2:03 हो रहे हैं। गाजीपुर की अगर हम बात करें तो गाजीपुर में क्या तस्वीर है जानते हैं जरा, क्योंकि वो भी बेहद खास जगह है। आलोक बताइए जरा गाजीपुर का हाल, कितना वहां पर मतदान? जी, मैं आपको बता दूं कि इस समय मतदान फीसदी अगर 2 बजे की बात करें तो लगभग 42% के आसपास बताई जा रही है। कंट्रोल रूम से हमने जानकारी ली है तो कंट्रोल रूम के मुताबिक जो है 42% अब तक जो है सभी विधानसभा का मिलाकर जो है। और मतदान केंद्रों पर क्या तस्वीर है? जी, मैं आपको बता दूं कि 6 विधानसभा जो इस पे सपा का कब्जा रहा है, उन 6 विधानसभाओं पे मोहम्मदाबाद विधानसभा खासकर छोड़ दिया जाए तो 6 विधानसभाओं पे जो है सपा का कब्जा रहा है। और वहां जो है हमें हर विधानसभा पे त्रिकोणीय लड़ाई देखी जा रही है। कहीं बीजेपी आगे है तो कहीं बीएसपी आगे है तो कहीं बीजेपी आगे है। तो इस तरह की स्थिति। लेकिन खास अगर गाजीपुर की हम बात करें तो खास जो सेंसिटिव और सबसे अति संवेदनशील कहा जाए विधानसभा वो मोहम्मदाबाद है, जिसमेम कांटे की टक्कर है। एक तरफ बीएसपी के शिवकतुल्ला अंसारी जी है तो दूसरी तरफ बीजेपी से अलका अंसारी। चलिए, बहरहाल लोग ये बड़े नाम हैं और सिकबुताला साहब जैसा दावा कर रहे थे कि एक अच्छी जीत होगी। हालांकि उन्होंने ये भी ईमानदारी से माना कि बीजेपी से उन्हें टक्कर मिल रही है। लेकिन अब मतदान कितना होगा और कितना प्रतिशत रहेगा, ये भी एक बड़ा फैक्टर होगा। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब बात करते हैं वाराणसी की। 1 बजे तक यहां पर कितना मतदान हुआ है, क्योंकि सबसे अहम इस बार वाराणसी और वाराणसी की तमाम सीटें ही हैं। 1 बजे तक का जो आंकड़ा निकल कर आया वो 41% का है। हालांकि यहां पर शुरुआती दौर में ईवीएम की खराबी की वजह से कई जगहों पर मतदान बाधित हुआ था 1 घंटे तक, और उसकी वजह से नाराज भी दिखाई दिए थे मतदाता। लेकिन फिलहाल अब मत इस वक्त डाले जा रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी संतोष ओझा जुड़ रहे हैं। संतोष, 1 बजे तक काशी में 41% मतदान। अतुल, निश्चित तौर पे जो वोट परसेंटेज है वो बढ़ा है और अब जो रुझान आ रहा है वो निश्चित तौर पे बढ़ती हुई नजर आ रही है। जिस रंग की लाइनें हैं, चाहे वो किसी भी बूथ की हो, ये साफ इंडिकेट कर रहा है कि 41% के बाद की जो फिगर अब होगी बीते हुए समय में 5 बजे तक में, ये काफी अच्छा होने का है। चलिए, यानी उम्मीद कर सकते हैं संतोष के आगे और अच्छा मतदान प्रतिशत होगा, एक अच्छा आंकड़ा निकलेगा। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जौनपुर की बात करें तो 1 बजे तक यहां पर भी 41% मतदान हुआ है। काशी के बाद अगर जौनपुर का रुख करें तो जौनपुर में भी 1 बजे तक 41% मतदान है और यहां पर भी अब रुझान दिखाई दे रहा है। तमाम मतदाता इस वक्त मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं, तो यह भी एक अपने आप में अहम है। 41% मतदान जौनपुर में। मिर्जापुर की बात कर लें तो यहां पर देखिए अच्छा आंकड़ा है। 43% मतदान 1 बजे तक दर्ज हुआ है। फिलहाल अब 2:06 होते हुए, लेकिन 1 घंटे पहले का जो आंकड़ा निकल कर आया था वो 43% का था। मिर्जापुर में शुरुआती दौर में थोड़ा सा रुझान कम दिखाई दिया था, लेकिन उसके बाद वहां पर भी अब मतदाता इस वक्त मतदान केंद्रों पर है। मिर्जापुर की अगर बात करें तो 43% मतदान हो चुका है। और गाजीपुर का हमने जैसा आपको पहले ही बताया था कि 42% मतदान की अभी जानकारी मिल रही है। गाजीपुर में 42% मतदान अब तक हुआ है। इस यहां पर भी कई बड़े नाम हैं जिनकी साख दांव पर लगी है। चंदौली की बात करें तो 1 बजे तक यहां पर भी 41% मतदान, यानी कमोबेश देखिए हर जगह पर 40 का आंकड़ा पार कर चुका है। कुछ जगहों पर 43, कुछ जगहों पर 41, कुछ जगहों पर 42। तो यह नजारा है चंदौली का, जहां पर 41% मतदान हुआ है। भदोही की बात करें तो 1 बजे तक यहां पर 41% मतदान दर्ज किया गया। भदोही में भी इस वक्त मतदान प्रतिशत 40 का आंकड़ा पार कर चुका है। और सोनभद्र की बात करें तो 1 बजे तक यहां पर 40% मतदान हुआ। और सोनभद्र में सबसे अहम है कि जो 2 सीटें हैं वहां पर मतदान को लेकर समय भी कम है, यानी 4 बजे तक ही वहां पर मतदान होगा, क्योंकि रॉबर्ट्सगंज और दुद्धी ये 2 सीटें ऐसी हैं जहां पर उस वक्त आपको बता दें कि यह तय किया गया कि 4 बजे तक, क्योंकि नक्सल प्रभावित इलाके हैं, इसलिए 4 बजे तक ही यहां पर मतदान होगा। फिलहाल 40 का आंकड़ा यहां पर भी पार होता हुआ।
तो यूपी के सियासी रण में अब चुनावी घमासान अपने अंतिम दौर में पहुंच गया। 8 मार्च यानी आज की मतगणना के बाद अब सभी सियासी दलों की नजरें सत्ता के सिंहासन पर लगी हुई हैं। यूपी के चुनावी घमासान में सभी दलों ने अपनी ताकत झोंक दी है। सत्ता की लड़ाई में जीत हासिल करने के लिए सभी सियासी दल हर दांव पेच आजमा रहे हैं। हालांकि यूपी के समीकरणों पर नजर डालें तो सूबे में पूर्ण बहुमत का रास्ता सुरक्षित और मुस्लिम बहुल इलाकों से होकर गुजरता है। राज्य की कुल 403 में से 130 विधानसभा सीटों पर मुस्लिम सबसे ज्यादा हैं, जबकि 85 सीटें अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षित हैं। यही वजह है कि बसपा ने अपनी सोशल इंजीनियरिंग में इस बार दलित ब्राह्मण की जगह दलित मुस्लिम पर फोकस कर दिया है। स्वर्ण खासकर ब्राह्मण ठाकुर फ्लोटिंग वोटर माने जाते हैं, यानी वो समय और समीकरण के हिसाब से इधर उधर होते रहते हैं। मुस्लिम मतदाता बीजेपी विरोध में सपा या बसपा जिसे मजबूत देखता है उधर ही चला जाता है। इतना ही नहीं, अगर पिछले 2.5 दशक की बात करें तो सूबे की दलित मुस्लिम बहुल 200 से ज्यादा सीटों में जो पार्टी सबसे ज्यादा सीटें जीतती है वही पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आती है। शायद यही वजह है कि बसपा ने सत्ता की मास्टर के लिए इस बार दलित मुस्लिम फॉर्मूले पर फोकस बढ़ाया है। हालांकि इसका सारा दारोमदार मुस्लिम मतदाताओं के रुख पर टिका हुआ है। पिछले 25 सालों में 3 बार 1991, 2007 और 2012 में ही यूपी में पूर्ण बहुमत की सरकार बन पाई है। 1991 में सबसे पहले बीजेपी, 2007 में बसपा और 2012 में सपा ने ये उपलब्धि हासिल की थी। इसमें सबसे अहम बात यह है कि तीनों दलों की पूर्ण बहुमत की सरकार में दलित और मुस्लिम बहुल विधानसभा क्षेत्रों में जीती गई सीटों में आधे से ज्यादा का योगदान रहा है। बीजेपी ने इन सीटों में 1991 में 126, बसपा ने 2007 में 121 और सपा ने 2012 में सबसे ज्यादा 137 सीटें झटकी थी। असल में बीजेपी को अल्पसंख्यक बहुल सीटों पर कामयाबी मुस्लिम मतों के बंटवारे पर मिलती है, जबकि सपा और बसपा को यही कामयाबी इस वर्ग के समर्थन से मिलती आई है। ऐसे में अब इस बार देखना दिलचस्प होगा कि सत्ता के सिंहासन में कौन सी पार्टी बाजी मारती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। जी हाँ, तो सवाल इसी बात का है कि ये 40 सीटें और इसके पहले जब तमाम सीटों पर इस वक्त चुनाव हो चुका है, अब नतीजे क्या कहेंगे। आपने गणित देखा कि किस तरीके की गणित है, जाति समीकरण कैसे हैं, और जो इसको साध लेता है वो सत्ता में जरूर काबिज होता है। लेकिन क्या इस बार सबकी अपनी अपनी जो रणनीति और सबका अपना दावा है वो कारगर हो पाएगा। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उनसे मैं आपको तारुफ कराता हूं। मेरे साथ इस वक्त लखनऊ से अजय कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हैं, बहुत स्वागत है अजय जी आपका। हमारे साथ सुरेंद्र दुबे जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, बहुत स्वागत है सुरेंद्र जी आपका। और मुकुल मिश्रा जी भी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत है मुकुल जी आपका। सबसे पहले अजय सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, अभी फिलहाल बाकी गणित जो है उस पर हम बाद में चर्चा करें, जिस तरीके का मत प्रतिशत है और जो प्रतिक्रियाएं निकल कर आई हैं, सबसे अहम प्रतिक्रिया मुझे दिखाई दी यहां पर, अगर जो हम सुन रहे थे, सोमनाथ ट्रस्ट की बैठक चल रही, वहां पर आडवाणी साहब बाहर निकले, यूपी चुनाव को लेकर सवाल पूछा गया तो कहे कि कुछ पता ही नहीं है, मार्गदर्शक है लेकिन उनको पता नहीं है। लेकिन यहां का मतदाता, वो उसका मिजाज क्या, उसको क्या पता है? अतुल, देखिए, आज सबसे पहले 7:05 पर नरेंद्र मोदी जी ने वाराणसी की जनता ने ट्विस्ट किया। आप मतलब उनको भी ये चिंता है कि कहीं यहां मतदान प्रतिशत कम न हो। देखिए, पहले चरण में आपको बताऊं 64%, उसके बाद 67%, तीसरे चरण में ये 61% और फिर
घटते घटते छठे चरण में 57% हो गया। अब अगर मोदी का ये किला, अब तो मैं मोदी की ही बात कर रहा हूं क्योंकि जिस तरह से 3 दिन वो यहाँ रहे, और अगर कहीं फर्स्ट डिवीजन नहीं पास हुआ तो बहुत बड़े परिणाम इस 40 सीटों पर होंगे। देखिए अब तक 362 सीटों के मतदान हो चुके हैं। 40 पर ये और 1 अकबरपुर की 9 तारीख को। यहाँ सबसे बड़ी बात यह है इस क्षेत्र में 2 सीटें, टोटल 85 सीटें सुरक्षित है अतुल 403 में, लेकिन 2 सीटें सोनभद्र की जो अनुसूचित जनजाति के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पहली बार यहाँ रिजर्व हुई है, और इनमें केवल 4 बजे तक मतदान है। 11 लाख की आबादी यहाँ पर अनुसूचित जनजाति है। 4 बजे तक यह है कि नक्सल प्रभावित, सोनभद्र का ये नक्सल प्रभावित है और ये बड़ा भारी फैक्टर यहाँ का है। अब सबसे बड़ी बात है, आपने अडवाणी जी का वहां जिक्र किया। सुबह मैं मुरली मनोहर जोशी जी को देख रहा था, वोट डाल करके निकले, उनकी बॉडी लैंग्वेज से यही लग रहा था कि वो मार्गदर्शक में है। किस तरह के दर्शन वाराणसी में वो खाली वोट दे के आए, कोई प्रतिक्रिया उन्होंने नहीं की। उनके अंदर की जो भड़ास थी, कुंठा थी, वो उनके बॉडी लैंग्वेज से हो रही थी। देखिए अब ये महादेव की नगरी है, माँ गंगा भी नहीं है, और मुस्लिम मतदाता माया मुलायम सब माँ फैक्टर था कि सारे यहाँ मसल और मनी पावर भी यही है। अब देखना होगा ये 7वें चरण में अगर फर्स्ट डिवीजन से कम रह गए जी तो जी हाँ बिल्कुल, और मत प्रतिशत पर भी नजर रखनी पड़ेगी। अगर वो बहुत ज्यादा नहीं होता है या फिर पिछली बार से भी के आसपास या कम रहता है तो उसका भी एक फैक्टर दिखाई देगा। अजय जी मैं आपके पास आऊंगा। सुरेंद्र जी बताइए, अभी तक जो सिनेरियो दिख रहा है 40 सीटों पर जो इस वक्त मतदान हो रहा है, उस परसेंटेज को 1 बजे तक का आंकड़ा हमने भी आपको दिखाया, उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए अभी जैसे मिर्जापुर में 43% सबसे ज्यादा मतदान हुआ है। सुबह ये मतदान काफी कम था, बाद में मुझे लगता है 12 बजे के बाद एकदम से मतदान में या 11 बजे के बाद तेजी आई है, और एवरेज मान लीजिए कि 41% 42% है। तो अभी जो 4 घंटे का टाइम है, अगर रेट यही रहा इसी स्पीड से, तब तो 60 क्रॉस करेंगे लोग। मेरा मानना है कि जितनी कवायद यहाँ की गई, चाहे नरेंद्र मोदी द्वारा, चाहे अखिलेश यादव द्वारा, चाहे मायावती द्वारा, तीनों ने पूरी अपनी ताकत झोंकी, और नरेंद्र मोदी ने उनके केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सबसे ज्यादा रोकी। तो अगर ये मत प्रतिशत 62% 63% से कम आता है तो ये माना जाएगा कि इन लोगों की जादूगिरी का कोई बहुत असर नहीं पड़ा, वरना मतदान अच्छा होना चाहिए था। अभी जितना टाइम बाकी है, आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि 62-63% जा सकता है। एक तो पहलू ये है, जैसे अभी बात कर रहे थे अजय जी कि प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, तो प्रधानमंत्री ने इसलिए ट्वीट किया कि वो 3 दिन यहाँ रहे, फिर भी अब उनको चिंता लगी है कि देखे मतदाता निकल रहा कि नहीं निकल रहा, हमारा कुछ असर हो रहा है कि नहीं हो रहा। अभी जैसे अडवाणी जी का हुआ कि वोट डाल के निकले, तो उन्होंने कहा, अब देखिए अडवाणी और मुरली मनोहर जोशी जिनको बिल्कुल हाशिए पर कर दिया गया है, तो वो ये तो नहीं कहेंगे बहुत अच्छा चल रहा है। भाई आप किसी का कैरियर चौपट कर देंगे, किनारे कर देंगे राजनीति से, तो वो बहुत प्रफुल्लित नहीं दिखाई पड़ेगा। लेकिन हम लोग जो यहाँ एसेस कर रहे हैं बैठ करके, वो अगर जो मतदान का प्रतिशत है उसमें मुझे लगता है अगर ये स्पीड हुई तो 62-63% के आसपास जा सकता है। अगर 60 से कम रहा तो फिर ये समझिए कि जो परिणाम है बहुत ही टिपिकल होंगे, जिसका अंदाज लगाना जी आकलन करना मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद आशंकाएं और ज्यादा प्रबल होने लगेंगी सभी के लिए। मुकुल जी बताइए, हर रोड शो में जिस तरीके से बनारसी अल्हड़ बनारसी निकलकर पहुंचे, खूब देर तक उनके साथ घूमते रहे फिरते रहे, चाहे जो गया, युवा लड़के गए, गोद लिया बेटा गया, या फिर जो है कहीं रैली में बेटी आई, सबके पास गए, लेकिन मतदान करने के लिए शुरुआती दौर में वो मिजाज अभी नहीं दिखा रहे। ये अल्हड़ बनारसी का इलाका है और यहां पर उनका वही अपना ही अंदाज है। बिल्कुल ठीक कहा अतुल आपने। ये बनारस है, यहाँ अल्हड़ मस्त लोग हैं, हर हर महादेव की नगरी है। देर से उठना और गंगा के घाट पे रात तक घूमना
और कचौड़ी और इसका आनंद लेना, तो वहाँ का जो आदमी है वो मतदाता थोड़ा देर से निकलता है मतदान करने, इसीलिए सुबह का जो मतदान प्रतिशत है वो थोड़ा कम रहा। और यहाँ पे जो आपने रोड शो की बात करी कि 2 लड़के निकले, गोद लिया बेटा निकला और मायावती निकली, ये सारे लोग, जो मायावती ने तो रैली करी, बाकी लोगों ने रोड शो किया, लेकिन उसमें भीड़ तो खूब दिखी, लेकिन ये भीड़ वोट में कितनी तब्दील होगी? अगर ये भीड़ वोट में तब्दील होती तो अब तक निकल करके बहुत से लोग वोट करने आ रहे होते। और सुबह तो ये भी देखा गया कि कुछ नेता आए और उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर करी कि वोटर लिस्ट में उनका नाम ही नहीं है। यहाँ तक कि मेयर ने भी बोला कि उनकी पत्नी का वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। भाजपा के बहुत सारे नेता, कार्यकर्ता, ये सब, मैं ये पूछना चाहती हूँ इन लोगों से कि जब चुनाव आयोग वोटर लिस्ट को अंतिम रूप देता है, उसके बाद पार्टियों को भेजता है और पार्टी के जो लोग इन वोटर लिस्टों को दुरुस्त करते हैं और जनता से अपील करते हैं कि वो जा करके अपने नाम देखें वोटर लिस्ट में है या नहीं, तो वो लोग जा करके क्यों नहीं देखते हैं? और अंतिम समय में जुड़वाने और नाम हटवाने की जगह और बाद में ब्लेम करते हैं कि हमारा नाम ही वोटर लिस्ट में नहीं है वहां जाने के बाद। तो उनको भी देखना चाहिए, नेताओं को भी, कि इनकी कितनी तैयारी है। इससे ये अंदाजा लगता है कि पार्टी के नेता जो हैं वो ग्रास रूट पे कितनी तैयारी करते हैं। जी हाँ, ये भी बहुत अहम है। देखिए, जागरूकता की बात है, ब्लेम तो हम कर देते हैं लेकिन हम अपनी खुद की जिम्मेदारी नहीं निभाते हैं। भूख लगी तो तुरंत खाना चाहिए, ये नहीं सोचेंगे खाना बना है कि नहीं बना है, उसकी तैयारी कर ले। और जैसा मुकुल जी आपने कहा कि अल्लड़ बनारसी जलेबी कचौड़ी में व्यस्त रहते हैं, तो आजकल होली का मौसम चल रहा है, कुछ और भी चीजें हैं वहां पर जिसका सेवन करके वो मस्ती होंगे, लेकिन फिर भी रुझान अब बढ़ रहा है और अब उम्मीद है कि यहां पर तेजी से रुझान और बढ़ेगा। और जैसा सुरेंद्र जी ने कहा कि अब आने वाले समय में अगले जो 2-3 घंटे 4 घंटे हैं उसमें इसी तरीके का मिजाज रहा तो 60 से ऊपर का मतदान होगा और तब जाकर सिनेरियो कुछ अलग हो सकता है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार लौटेंगे, चर्चा आगे बढ़ाएंगे। चलिए ब्रेक से आगे बढ़ते हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अब चर्चा ये हो रही है कि वोटिंग परसेंटेज अब धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो कितना बढ़ेगा, रुझान कितना होगा। और हम अपील भी लगातार कर रहे हैं कि जरूर अपने मत का इस्तेमाल करिए, जो भी आपको पसंदीदा आपका प्रत्याशी लगता है उसे जरूर यहां पर मत करने के लिए जाइए। अजय जी, एक बार फिर से मैं आपके पास आ रहा हूं, चूंकि इस वक्त 7 जिले 40 सीटें, अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम है, अलग शख्सियत है जिनकी साख दांव पर है, प्रतिष्ठा है, चुनौती है वहां पर जमीन पर उनके लिए। लेकिन अगर हम काशी की बात करें, सुरेंद्र जी हमारे साथ इसके पहले भी जुड़े थे, हमारे ब्यूरो चीफ अरविंद चतुर्वेदी ने दादा के सुपुत्र से भी बात की और दादा जब वोट करके निकले तो उनसे भी बात की। बेटे ने कहा कि तकलीफ तो है कि टिकट कट गया, और खुद दादा ने यह बात कही है कि मैं भूल गया, अगर कोई नाराजगी थी तो भूल गया, लेकिन मौन व्रत की भी बात कही है। यह मौन व्रत का क्या संकेत है? देखिए अतुल, दादा बड़े प्रतिष्ठित हैं, वहां के सम्मानित हैं, साधारण व्यक्ति हैं, 7 बार के विधायक हैं, और अभी जब वरिष्ठ विधायकों का सम्मान विधानसभा में हुआ था, जिनमें प्रमोद तिवारी, आजम खां और ये 3 लोगों का सम्मान विधानसभा में हुआ था, जो 7 बार या 7 बार के अधिक के विधायक थे। दादा ने जो मर्म स्पर्शी बयान दिया था, तो अखिलेश यादव ने उनको वहां गले लगाया और ये कहा था खुद अपने भाषण में विधानसभा के अंदर माता प्रसाद पांडे के सामने कि भाई दादा जैसा व्यक्ति इस दुनिया में उन्होंने तुलना मुलायम सिंह से भी बढ़कर के दादा की थी उत्तम है, वो अलग की बात है, लेकिन दादा के मन में पीड़ा तो है ही, 7 बार के विधायक होने। लेकिन दादा अगर राजनीति से अलग हो जाएंगे तो वो हाशिए पे चले जाएंगे। राजनीति में रहने वाला जब तक राजनीति में रहता है तब तक वो मेन धारा में, मेन स्ट्रीम में रहता है, लेकिन अगर कोई अलग हो जाता तो फिर उसको वही है कि किनारे बैठ गए, चारपाई पर पड़े रहेंगे, कोई पूछेगा नहीं। ठीक है, दादा की मजबूरी हुई है, दादा के साथ किसी ने अन्याय किया है, उनके बेटे ने जो दुख दर्द किया सही किया। दादा ने भी कहा और दादा ने ये भी कहा है कि हम संन्यास ले लेंगे, लेकिन मुझे ये उम्मीद है दादा संन्यास नहीं लेंगे। दादा की बात हो चुकी है और दादा विधान परिषद भी जा सकते हैं, ये भी कोई ऐसी ठुकराने वाली बात नहीं है। उच्च सदन है और जो वरिष्ठ लोग होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, उनको विधान परिषद में ही भेजा जा सकता है। तो दादा की एक बात सही है, लेकिन एक बात सही है अतुल,
दादा के साथ साथ और जो बाहरी लोगों को उस क्षेत्र में टिकट दिए गए, उससे वहां के पुराने जनसंघ के जमाने के जो कार्यकर्ता हैं वो बड़े दुखी। मैं बनारस गया था, वहां लोगों से, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं लैया चना खा करके घर घर से वोटरों को निकालने वाले जो लोग थे वो आज किनारे बैठ गए थे। यही कारण है, जब संघ के लोगों की पूरी फौज बनारस में झोंक दी गई है, मोदी वहां 3-3 दिन इन्हीं कारणों से रहे कि कहीं उनके पार्टी के लोगों के अंदर का असंतोष फूट पड़ा, अगर मुखरित हो चुका तो यहां उनको लेने के देने पड़ जाएंगे, क्योंकि पूरा का पूरा ये जो है ये मोदी के चेहरे पर ही जीत होगी तो मोदी की होगी, हार होगी तो मोदी की होगी। और महादेव की इस नगरी में वो भले ही मां गंगा कहें, सब कुछ कहें, लेकिन सारा का सारा भारतीय जनता पार्टी का पूरा फैक्टर मोदी पर ही वहां इन्वॉल्व है। गली गली, अब हम तो कहेंगे एक प्रधानमंत्री अगर गली गली रैली करे, पहले दिन उन्होंने रैली दर्शन को उसको कहा जन दर्शन है, और उसके बाद जब अखिलेश और राहुल की एक बड़ी विशाल उन्होंने देखा रोड शो, और उसमें यह है कि एक वर्ग विशेष, देखिए इसमें कोई बात नहीं, एक वर्ग विशेष के लोग सड़कों पर आ गए थे, तब इनको लगा कि कहीं ये बहुत बुरा ना हो जाए। तब सोची समझी रणनीति के तहत दूसरे दिन मोदी ने रोड शो किया। तो ये है कहीं ना कहीं जो दादा की नाराजगी है या भारतीय जनता पार्टी के वहां के कार्यकर्ताओं की नाराजगी है, उससे मोदी भी और पूरा संघ परिवार सशंकित हुआ है, और वो सोचते हैं कि भाई कहीं ना कहीं से मोदी की प्रतिष्ठा यहाँ बनी रहे। यहाँ पर कुल मिलाकर जो भी दिक्कतें थी उसको दूर करने की कोशिश तो की गई है, लेकिन देखना होगा कि फैक्टर कितना काम करता है। सुरेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, यहां पर अगर तो बाकी चीजों को और देखें, अब काशी से निकलकर पूरे बेल्ट को देखें जहां जहां पर चुनाव हो रहा है। हमने अभी एक रिपोर्ट दिखाई थी कि मुस्लिम, उसके साथ साथ दलित, उसके अलावा बैकवर्ड, इन तमाम परिस्थितियों में सबकी अपनी रणनीति है। माया का अपने से फिक्स एक वोट कैडर है। अगर बात करें समाजवादी पार्टी की, तो उनके लिए इस बार एक समस्या निकलकर सामने आ रही है, वो है कि जो अंदर खाने आपस में कलह हुआ, और जो मुलायम में आस्था रखते हैं, जो उनका सम्मान करते हैं, वो कहीं ना कहीं दर्द में है। ये भी एक चर्चा वहां पर चलती है। और उसके साथ साथ बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने यहां पर एक सोची समझी रणनीति के तहत बहुत पहले से कई छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन किया है, एक एक समाज को साधने की कोशिश की है। यह फैक्टर भी बहुत कारगर हो सकता है यहां पर, इसको हर पार्टी समझती है। देखिए, यहां पर जो आज 40 सीटों का जहां मतदान हो रहा है, वैसे तो इस पूरे उत्तर प्रदेश में ही कोई 40 लोग चुनाव नहीं लड़ रहे, 3 लोग सिर्फ चुनाव लड़ रहे हैं। एक नरेंद्र मोदी, दूसरे 2 यंग लड़के, उनको एक मानिए आप अखिलेश और राहुल को, और तीसरी मायावती। अब इन लोगों ने, जैसे मायावती ने कौमी एकता से अपना गठबंधन कर लिया, वैसे ही बीजेपी ने अपना दल और वो भारतीय समाज पार्टी, इस तरह से इक्वेशन बनाई, और क्या कहते हैं, राहुल गांधी और सपा का गठबंधन है ये। तो जाहिर है इन तीनों को यह एहसास था कि अकेले हम इस स्थिति में नहीं हैं कि हम अकेले कोई यहां पर अपनी नाव चला लेंगे और इट विल बी ए इजी सेलिंग। तो ये तीनों के पास ये बात है। अभी आप चर्चा कर रहे थे कि दलित वोट, पहले दलित, मुस्लिम और ब्राह्मण तीनों का ही, जैसा 2007 में एक्सपेरिमेंट किया था मायावती ने, जिसको उन्होंने सोशल इंजीनियरिंग का नाम दिया था। इस बार उन्होंने सोशल इंजीनियरिंग शब्द का इस्तेमाल भी नहीं किया, और वो कंटेंट्स या कहने चाहिए वो अवयव भी इस्तेमाल नहीं किए। ब्राह्मण को टिकट तो सुरेंद्र जी, मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा यहाँ पर, अपनी बात आप पूरी करिएगा। इस बीच में एक प्रतिक्रिया हम सुन लेते हैं। कल एक आतंकी मारा गया, उसके पिता इस वक्त बोल आपके बेटे का नाम क्या था? मेरा बेटा, 3 बेटे हैं हमारे। एक बड़े हैं खालिद, दूसरे हैं मुजाहिद, तीसरे सैफुल्लाह। जो सैफुल्लाह है वो जी सैफुल्लाह आखिर गतिविधियों में था। कल आपकी पुलिस से बात हुई, क्या बात हुई बेटे से? पुलिस से हमसे कोई बात नहीं हुई, हम जब घर आए तो हमको मालूम हुआ कि ऐसा ऐसा न्यूज आ रही है, ऐसा न्यूज आ रही है, इसकी वजह से हम लोगों ने भी न्यूज देखी उसे। लेकिन यह है कि आज सुबह पुलिस आई, उसने बताया कि भाई आपके लड़के का वहाँ पर
जो है ऐसा। सरकार साहब जी आपको सैफुल्लाह के बारे में कब पता चला? हमको तो कल ही शाम के पता चला। आपकी बात हुई थी? नहीं, हमसे कोई बात नहीं। तो आपने बॉडी लेने से क्यों इनकार कर दिया? देखिए, एक चीज ये थी कि 2.5 महीने पहले जब ये हमको बहुत बहुत कहा करते थे कि ऐसा है कि भाई तुम जो है काम किया करो, वो सुनता नहीं था। वो अपने दोस्तों के साथ ज्यादातर बाहर ही रहते थे, घूमने निकल गए तो देर लेट आवर्स में आते हैं, 10 बजे आ रहे हैं, 9:30 बजे आ रहे हैं, ये हमको पसंद नहीं है। तो उसमें हम थोड़ा सा नाराज इनसे रहने लगे। एक दिन ये हुआ कि फिर हमने जब काम में नहीं करने जाने लगे तो हमने इनकी पिटाई कर दी और बहुत डांटा और मारा भी। जब मारा उन्हें तो फिर ये हुआ। जी हाँ, तो सैफुल्लाह के पिता को आप सुन रहे थे कि मेरे 3 बेटे हैं और कुछ दिनों पहले जब घर से वो नाराज होकर निकला था, उसके पहले काम ना करने और दिन भर इधर उधर घूमने की वजह से जो इनको पसंद नहीं था, यानी उनके पिता को, इसकी वजह से उन्होंने उसके साथ थोड़ी सख्ती बरती थी और तभी वो वहां से घर छोड़कर फरार हुआ था। लेकिन फिलहाल अब मुठभेड़ के बाद जब उसकी मौत की खबर इनको मिली और पुलिस ने इससे संपर्क साधा तो शव लेने से इन्होंने इनकार कर दिया। परिवार वाले भी आहत हैं कि उनका बेटा ऐसी गतिविधियों में संलिप्त है। बहरहाल सुरेंद्र जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, अपनी बात पूरी करें सर आप। जी, तो मैं कह रहा था कि जो सोशल इंजीनियरिंग इस बार करने से अवॉइड की मायावती ने, उसका कारण 2014 था। 2014 का जब लोकसभा चुनाव हुआ तो इसमें जो इनका दलित में से जो उनकी अपनी जात का वोट है वो तो उनके साथ रहा, बट माइनस दैट वोट वो भाजपा में चला गया। तो मायावती ने कहा कि अब हमारी इस इंजीनियरिंग से नहीं चले और वोट उतने ही है, तो ब्राह्मण को वो सीटें दी, लेकिन उसको उस ढंग से सोशल इंजीनियरिंग करने के बजाय आप उसको कह सकते हैं न्यू पॉलिटिकल इंजीनियरिंग। ये सोची कि हम दलित और मुस्लिम और बैकवर्ड में से क्या अपने पास रख सकते हैं। बैकवर्ड में भी देखिए सेम लगी। बैकवर्ड में बीजेपी अदर देन यादव, उसमें उन्होंने अच्छी खासी सेंध लगाई है। और ये चुनाव में आपको एक बड़ी दिलचस्प बात बताऊं, 3 ही 4 वोट बैंक चर्चा में है। मुस्लिम वोट बैंक, दलित, बैकवर्ड, अति बैकवर्ड, सवर्ण वोटर की कोई चर्चा नहीं होती। जाहिर है सवर्ण वोट कहीं ना कहीं जाएगा ही अपने हिसाब से, क्योंकि लगता है कि ये लोग जो है तख्ता पलट में या सिंहासन में बैठाने में अब इतनी महत्वपूर्ण भूमिका इनके नहीं रह गई, इसलिए देखो किसी ने भी उस पर कोई चर्चा नहीं करने की कोशिश की कि फला ब्राह्मण नेता है इस वजह से ये कर दीजिए, फला इलाके में ठाकुर नेता है इस वजह से ये कर दीजिए। एक पक्ष ये। वैसे मोदी जी ने भी जब से वो आए प्रधानमंत्री जब बने तब भी उनका बैकवर्ड, मोस्ट बैकवर्ड और दलित का कॉम्बिनेशन था। दलित में जो माइनस मायावती की जात के लोग थे उन्होंने 2014 में साथ दिया और इसीलिए मायावती को शून्य पर संतोष करना पड़ा, वरना ऐसा होता नहीं। अब एक नया इक्वेशन बन गया अखिलेश यादव और राहुल। इनका एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये कि दे आर यंग और युवा वोटर की संख्या बहुत है, लेकिन अखिलेश यादव को एक तो इनकम्बेंसी झेलनी पड़ रही है, लॉ एंड ऑर्डर बहुत भारी है। अभी देखे लखनऊ में अभी 3 दिन पहले 30 करोड़ की डकैती पड़ गई, लगातार इस ढंग की घटनाएं हो रही हैं। प्लस इनके जो इनके वर्ग का जो वोटर है इनकी जात का, उसके जो गांवों में और दलितों के बीच में जो टकराव है वो हर चुनाव में बहुत जबरदस्त होता है। अगर जब मायावती सरकार बनेगी तो यादव भागे भागे घूमेंगे, गांव की बात पे कर, शहर के नहीं। और इनकी सरकार बन जाएगी तो वो दलित का वो वर्ग जो मायावती के साथ है वो किनारे हो जाता है, उसको लगता है कि अब हमारे बीच टकराव बढ़ेगा। तो ये 3 इक्वेशंस हैं। इसीलिए चाहे बीजेपी हो, चाहे सपा हो और चाहे बसपा हो, कहने को सब 300 कह रहे हैं, 403 सीट है, नहीं 400 कह देते, कहने में क्या, वचनम किम दरिद्रम कहने में क्या जाता है। लेकिन हकीकत यह है कि जब तक मतगणना पूरी नहीं हो जाती तब तक इन सारे लोगों की धुकधुकी लगी हुई है। हाँ, धुकधुकी सबकी लगी और दावे के हिसाब से तो फिर से वही बात हो जाएगी साहब कि 1000 का सीट होंगी तभी इनकी दावे पूरे हो पाएंगे। लेकिन फिर भी आपका सही आंकलन है कि हाँ
फैक्टर जो है मुस्लिम, दलित, बैकवर्ड, अति पिछड़ा, इन तमाम चीजों पर ही चर्चाएं होती रही। सवर्ण का फैक्टर अब कम से कम उत्तर प्रदेश में उतना नहीं रह गया। ये अपने हिसाब से तय करें कि इनको कहां पर एडजस्ट होना है और सरकार में एडजस्ट किसको होना है, ये बाकी अन्य जातियां करती हैं। मुकुल जी, मैं आपसे इसी पर्टिकुलर सवाल को जानना चाहूंगा। अगर हम बात करें खासतौर से बीजेपी और फिर मायावती कई रैलियों में ये साफ साफ कहती चली आई, राजभर समाज को साधती चली आई कि पिछली बार आप लोगों ने गड़बड़ी कर दी थी, कुछ इधर उधर भटक गए थे, इस बार मत करिएगा ऐसा, क्योंकि एकमात्र कोई है आपका तो मैं हूं, मेरी पार्टी है। उसके अलावा कई और भी इसी तरीके के समाज हैं जिनको साधने की बीजेपी भी बड़े लंबे समय से वहां पर रणनीति तैयार करके जमीन पर काम कर रही थी। ये दो रणनीति और दो पार्टियां, इसमें कितनी वो कारगर साबित होती दिख रही हैं? क्योंकि जितने वोटर जो मतदाताओं से बात कर रहे हैं, जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, सब कहते हैं कि विकास का मुद्दा, लेकिन ये कौन सा विकास? वो हाईवे और मेट्रो वाला विकास, या फिर वो विकास जो अब कराने की बात कर रही हैं, भरोसा दे रही है माया, या वो वाला विकास जो कि पूरे देश में हो रहा और परिवर्तन की बात हो रही कि परिवर्तन के जरिए विकास करेंगे? देखिए, जो आपका जो सवाल है उसमें पूर्वांचल की ये जो 7 जिले हैं, इनमें मुस्लिम मतदाता जो है वो सिर्फ 10% है और भाजपा ने किसी भी मुस्लिम प्रत्याशी को टिकट नहीं दिया है। बिल्कुल, तो उसने मुस्लिम मतदाताओं को साधने की बिल्कुल कोशिश नहीं करी। और ये जो मुस्लिम मतदाता है, इसको साधने के लिए सिर्फ बसपा ने सबसे ज्यादा टिकट दिए हैं। उसके बाद ये माना जाता है कि सपा में भी मुलायम सिंह यादव जी का जब तक वर्चस्व रहा तो ये कहा जाता है मुल्ला मुलायम, तो मुस्लिम सबसे ज्यादा मुलायम सिंह के साथ जुड़े। और इस बार चूंकि मुलायम सिंह ने कहीं भी प्रचार नहीं किया, सिर्फ इस चरण में एक पारसनाथ जी के यहाँ को छोड़ करके, बाकी उन्होंने 2 और सीटों पे प्रचार किया, वो तो उनके घर की थी। तो जब उन्होंने प्रचार नहीं किया और उन्होंने अपने आप को अलग रखा और 2-1 बार उन्होंने बयान भी दिया कि अखिलेश जो है वो मुस्लिमों को साथ लेके नहीं चल रहे हैं, तो उससे भी मुस्लिम थोड़ा सा इनसे दरक गया। और उसके अलावा जो यहाँ पे इन 7 जिलों में सबसे ज्यादा ओबीसी है, ओबीसी के अलावा यहाँ कुर्मी है, राजभर है, ये सब है। तो जब इनसे यादव वोट भी इनसे जो है वो थोड़ा सा दरका हुआ है मुलायम सिंह जी की वजह से, जो उनका पूरी तरह से उनका समर्थक हुआ करता था। और भाजपा ने इस पूरे पे काम किया, वहां संघ ने काम किया और वहां पे अनुप्रिया पटेल, जिनका पटेल एक वो है, और राजभर पूरा उसको साथ लेकर के भाजपा ने इन सभी को साधने की कोशिश करी और सिर्फ उन्होंने 10% मुस्लिम को छोड़ दिया कि वो बसपा के साथ जाएं, सपा गठबंधन में जाएं। कांग्रेस के साथ भी, कांग्रेस का भी जो बेस वो रहा है, जब कभी कांग्रेस यहाँ सत्ता में थी और राज करती थी तो उसके साथ भी उसका जो बेस रहा है वो दलित मुस्लिम यही रहा है। और जब से उसके साथ से दलित हटा और मायावती में गया, तब से कांग्रेस के दुर्दिन शुरू हो गए। और देखना यह होगा कि इन तीनों में मुस्लिम वोट जितना बटेगा और उतना ही भाजपा को लाभ होगा। और मोदी जी ने यहाँ पे एक और काम किया है कि जो यादव सपा से कट गया था, जैसे वो गढ़वा आश्रम गए, ये माना जाता है कि वो इलाका जो है वो यादवों का गढ़ है। और छोटे छोटे और भी वो पॉकेट्स गए और उन्होंने उनके नेताओं से मिलकर बात करी और उनको वो अपने में जोड़ने की कोशिश करी। तो इससे उन्होंने एक बड़ा बेस वहां तैयार किया है और पूरे पूर्वांचल में एक लहर बनाने की कोशिश करी है। और भाजपा हमेशा से लहर की पार्टी रही है, चाहे वो राम मंदिर का समय रहा हो, और अब उन्होंने हर हर महादेव की नगरी में भी एक लहर बनाई, जो लहर पूरी इन सीटों पे काम कर रही है। हालांकि चुनाव के शुरू में कोई लहर नहीं थी, न पहले चरण में कोई लहर थी, ना दूसरे चरण में कोई लहर थी, और ये लहर किसी भी चुनाव में आपको नहीं दिखाई दी गई होगी। 6 चरण तक कोई लहर नहीं थी, कहीं कोई कुछ नहीं था, सिर्फ ध्रुवीकरण पे मामला चल रहा था और जातिवाद और कैंडिडेट की पर्सनल छवि पे मामला चल रहा था। लेकिन अब इस फेज में इसकी लहर को महसूस किया जा सकता है। लेकिन एक चीज है, जो आपने कहा कि चुनाव से पहले कोई लहर नहीं थी, तो उसके पहले मुकुल जी, समाजवादियों की सीरियल की लहर थी, सबने बहुत एंजॉय किया, आपने भी और हमने भी, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। एक छोटा सा यहां पर हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार लौटेंगे तो चर्चा एक बार फिर से आगे बढ़ाएंगे।
चलिए ब्रेक से हम आगे बढ़ते हैं, चर्चा हम आगे बढ़ाएंगे। अजय जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, आपका फाइनल कमेंट चाहूंगा सर। अब तक जो चुनाव हो चुका और आज जहां पर हो रहा है, परसेंटेज को लेकर अगर हम जिक्र करें यहां पर, तो आपका क्या आकलन है कि दरअसल 50 से 60 के बीच में अगर रह जाता है तो क्या संकेत इसका निकलेगा? उसके साथ साथ यहां पर अगर इस बात को भी हम समझें, जिन चीजों को साधने की कोशिश की गई है, क्या मतदाता अभी भी जो कर रही थी यहां पर, कम से कम काशी की बात, उस लहर के चक्कर में आएगा, उस लहर के साथ जुड़ जाएगा, या इस बार दिमाग लगाने की, क्योंकि आमतौर पर एक चर्चा हो रही है साहब, खासतौर से काशी में, कि अब प्रधानमंत्री भी अगर वहीं और प्रधान भी उन्हीं का, तो फिर नहीं बन पाएगी बात। आप प्रधानमंत्री ठीक है, लेकिन प्रधान तो कोई और, किसी और को बनने दीजिए, हर जगह आप ही जाएंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? अतुल, ये आज का मतदान का जो 7वां चरण है, ये लहर बनेगा या 11 तारीख को किसी पर कहर गिरेगी, ये तो 11 तारीख को ही पता चलेगा। लेकिन एक बड़ी बात है, ये ही एक ऐसा क्षेत्र है जो आप समझ लीजिए यहाँ महागठबंधन की प्रतिष्ठा दांव पर। महागठबंधन में इसलिए कह रहा हूं कि यहीं पर ये काशी है, कभी कमलापत त्रिपाठी की वो रहती थी, आज गठबंधन समाजवादी और कांग्रेस गठबंधन की भी सबसे बड़ी परीक्षा इन्हीं 40 सीटों पर है। और भारतीय जनता पार्टी का 2 अन्य पार्टियों से जो गठबंधन हुआ वो भी इन्हीं 40 सीटों पर है, चाहे वो अनुप्रिया पटेल का हो, चाहे वो ओम प्रकाश राजभर का हो। देखिए, ये जो छोटी छोटी जातियों को साधने की प्रक्रिया हुई है, पटेल, कुर्मी, राजभर, इन लोगों को, ओम प्रकाश राजभर को वहां से लड़ाया गया, उनको सीटें दी गई हैं। इन 40 सीटों में 5 सीटें एक को, 7 एक को, इस तरीके से जो सीटों का बंटवारा भारतीय जनता पार्टी ने किया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चाह रही है कि इस क्षेत्र में, इन 40 सीटों में जो उनकी पिछले बार सीटें थी, 23 समाजवादी पार्टी की थी, इनकी 5 सीटें थी, 4 सीटें और एक अपना दल की 5 सीटें। अगर ये 15 ले आते हैं, 5 की जगह 15, तो निश्चित रूप से इनका ये गठबंधन यहाँ सफल माना जाएगा। और अगर नहीं आता है तो हम कोई लहर नहीं मानते, तो इन पर कहर गिरेगा। इन जो भी, चाहे अनुप्रिया पटेल हो या वहां के जो कार्यकर्ता हैं, क्योंकि मोदी बहुत उस तरह के मेंटलिटी के हैं, मैं कह लूं, जो उसको मान लेते हैं और जिसको नहीं मानते उसके खिलाफ वो ठान लेते हैं। किसके खिलाफ वो ठानेंगे, क्योंकि दादा की को देख ही चुके वहां के कार्यकर्ताओं में जिस तरह से एंटी इनकम्पेंसी है, वहां के जो विधायक 1-2 हैं, वहां 3 विधायक, उनकी जो एंटी इनकम्पेंसी है वो भी प्रतिष्ठा पर्दाओं पर लगेगी। हरीशचंद्र श्रीवास्तव के परिवार को वो करके उनके बेटे को टिकट दिया है, वहां भी नाराजगी है। तो ये नाराजगी जो भारतीय जनता पार्टी का स्थानीय स्तर पर, चाहे मिर्जापुर में देखिए, चंदौली इनके राजनाथ सिंह का जन्म स्थल है, लेकिन कभी वो चंदौली से ना हो करके मिर्जापुर से जीते, और जहां जहां राजनाथ जीते वहां दोबारा नहीं गए। 1977 में पहली बार वो मिर्जापुर से जीते, उसके बाद फिर वो लखनऊ आए, फिर गाजियाबाद चले गए, फिर लखनऊ आए। तो ये राजनाथ जी की भी सारी प्रतिष्ठा वहां दांव पर लगी है, क्योंकि उनका गृह जनपद है, और उन्होंने अपने लोगों को मिर्जापुर में टिकट दिलाया। चाहे विंध्यवासिनी की पूजा करने वाले रत्नाकर जी हो, उनको राजनाथ के कहने पे ही टिकट मिला है। तो राजनाथ की जन्मभूमि और कर्मभूमि उनका मिर्जापुर रहा है। वहीं वो एक स्कूल में प्राध्यापक थे, पढ़ाते थे। बहरहाल, यानी उनकी प्रतिष्ठा भी दांव पर है, और जैसा आपने कहा कि या तो लहर या नहीं तो फिर कहर। अब किसके ऊपर लहर और किसके ऊपर कहर, ये तो देखना होगा, 11 तारीख का इंतजार करना होगा। सुरेंद्र जी बताइए, यहां पर सारी बातें एक तरफ, लेकिन परसेंटेज को लेकर बार बार दिमाग में एक सवाल आ रहा है। पिछला आंकड़ा अगर देखें 23 और सीधे पहुंच गए लखनऊ, क्या उतना मेंटेन करना गठबंधन के दोनों लड़कों के लिए जरूरी है, या अगर उतना किसी और ने मेंटेन कर लिया तो उसकी बात बन जाएगी? इस 40 में से ही तय हो जाएगा कि हां पिछले बाकी, और इस 40 में से अगर 23 या उसके आसपास, तो आंकड़ा बन गया। देखिए, 40 में जिसकी भी सरकार लखनऊ में बननी,
उसको कम से कम 20 सीटें चाहिए। तो सपा के लिए तो ये है कि वो अपनी सीटें 23 है बचा पाती कि नहीं बचा पाती। बीजेपी के लिए 5-4 सीटें थे तो उसको 16 और चाहिए। जो यहाँ का आंकड़े हैं 2007-12 देखे, ये हमेशा चमत्कारिक परिवर्तन वाली आंकड़े देते हैं। तो इसमें ऐसा नहीं होगा कि 4 वाला 6 हो गया, 8 वाला 10 हो गया। नो, 23 या तो मेंटेन करे, 1-2 प्लस माइनस, या फिर वो लूज करेगा बिल्कुल। अगर मेरे क्षेत्र में कैंडिडेट नहीं जीता तो फिर मंत्रिमंडल विस्तार शीघ्र होगा, कुछ ड्रॉप होंगे, कुछ नए आएंगे। जी हाँ, कुछ साफ होंगे, कुछ नए आएंगे, क्योंकि जैसा अजय जी ने कहा कि या तो मान लेते हैं नहीं तो ठान देते हैं। उसमें आपने एक और जोड़ दिया कि काशी के लोग हैं जो कि छान भी देते हैं, तो अब देखना होगा कि किसको छानेंगे। बहरहाल मुकुल जी, बहुत संक्षेप में आपकी टिप्पणी इस पर चाहूंगा। पूरे ओवरऑल परसेंटेज को लेकर बार बार मेरा सवाल यहां पर है, आपको भी लगता है कि हाँ, अगर लहर कहीं है जो कि आते आते बनी है तो उसमें फिर आंकड़ा भी बहुत अच्छा दिखाई देना चाहिए जो फाइनल निकल कर आए? बिल्कुल, यहाँ पे आंकड़ा भी अच्छा दिखाई देना चाहिए। वो एक बात आपने बहुत अच्छी कही, प्रधान और प्रधानमंत्री वाली। तो ऐसा बनारस क्या पूरा मतलब 7वां चरण कहा जाए तो ये लग ही नहीं रहा कि ये लोकसभा का चुनाव हो रहा है या विधानसभा का चुनाव हो रहा है। एक प्रधानमंत्री और दूसरी तरफ सीएम, कुछ तो गड़बड़ रही इस क्षेत्र में, या काशी में सबसे ज्यादा जहां मोदी को खुद उतरना पड़ा, खुद कमान संभालनी पड़ी। कहा जाए तो ये मोदी फैक्टर उन्हें यहाँ पे हावी करना पड़ा, जिससे स्थानीय मुद्दे दब जाएं। किसी मुद्दे की बात नहीं हुई। कहा तो ये जाता है कि लोकसभा चुनाव का पैटर्न फर्क है, विधानसभा चुनाव एक नाली, एक खड़ंजे की सड़क, और इसी पे चुनाव हो जाता है पूरा विधानसभा का। लेकिन न यहाँ सड़क की बात हुई, न पानी की बात हुई, न यहाँ पे गंगा प्रदूषण की बहुत बात हुई, न ट्रैफिक जाम की बहुत बात हुई, न बुनकरों की बात हुई। यहाँ पे कोई भी बात नहीं हुई, कोई भी ठोस। लेकिन मुकुल जी, यहाँ पर युवा लड़कों की बात हुई, यहाँ पर गोद लिए बेटे की बात हुई और साथ में बेटी की भी बात हुई। तो देखना होगा कि उसका क्या नतीजा निकलता है, उसके लिए मैं इंतजार करना पड़ेगा। बहरहाल बहुत शुक्रिया अजय जी आपका, मुकुल जी आपका और सुरेंद्र जी आपका। तो कुल मिलाकर वहां कवरेज भी जारी है और सीधे तौर पर हम कह सकते हैं कि अब इस वक्त में जो आंकड़े निकल रहे हैं उससे लगता है कि हाँ, रुझान बढ़ रहा है। लगातार हमारी नजर पर बनी है। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द आते हैं।